वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जन्नती लड़की किस्त नंबर 5। अरूसा की चीखें अभी भी कमाल साहब को सुनाई दे रही थी, मगर वो हीवले नुमा जिन कमाल साहब को एक पाँव से दबाए बैठा था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। इतने में उन्हें अरूसा की आवाज़ें करीब आती महसूस हुई और उन्होंने चेहरा आवाज़ों की तरफ घुमा कर देखा तो सकते में आ गए। एक हूबहू वैसा ही हीवला अरूसा को हाथ से घसीट कर उनकी तरफ ला रहा था। कमाल साहब अपनी तमाम तर ताकत लगा रहे थे, मगर फिर भी वो इस हीवले की गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो उसकी ताकत के आगे बेबस थे। इतने में दूसरे हीवले ने अपना जिस्म अरूसा के ऊपर झुकाया और उसके पेट को फाड़ के सारी अंतड़ियाँ निकाल कर खाने लगा। अरूसा तड़पती रही और थोड़ी देर बाद उसकी चीखें बंद हो गई। कमाल साहब एक झटके से उठ बैठे, उनका चेहरा पसीने से शराबूर था। वो अपने बिस्तर पर मौजूद थे। ओह खुदाया, तो ये सब एक ख्वाब था। वो खुद से बात करने लगे। अमाउस की शाम उन्होंने भी आपा को कहा कि हमें अरूसा की लाश को लेकर एक जगह जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? भी आपा, कैसी बात कर रहे हैं साहब? आपके और अरूसा के लिए तो जान भी हाजिर है। उन दोनों ने अरूसा की लाश को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और निकल गए उस हिंदू बाबा के अड्डे की तरफ। पूरे रास्ते न कमाल साहब ने कोई बात की, न भी आपा ने। अब दोनों इस वीरान इलाके में दाखिल हुए जहां हाईवे पर वो कटियानुमा घर बना था। पीछे थोड़ी दूर रास्ते में एक फार्म हाउस भी आया था। वो दोनों जब दरवाजे पर पहुंचे तो कमाल साहब ने उतरकर दरवाज़ा खटखटाया। आज बाबा बहुत साफ़ सुथरे कपड़ों में मलबूस था, जैसे कोई ईद का दिन हो। अंदर चबूतरे पर एक सफ़ेद चादर बिछी थी और सहन में चारों तरफ दिए जल रहे थे। वो अरूसा की लाश को लेकर अंदर आ गए। उसने उंगली से चबूतरा की तरफ इशारा किया और अरूसा की लाश उन्होंने उस सफ़ेद चादर पर रख दी। लाश अब तक बिल्कुल नीली हो चुकी थी। हिंदू बाबा ने कमाल साहब को इशारा किया और अपने साथ अंदर कमरे में चलने का इशारा किया। भी आपा वहीं अरूसा की लाश के पास खड़ी थी। हिंदू बाबा, यह औरत कौन है? कमाल साहब, तुमने तो कहा था कि एक इंसान की बलि का इंतज़ाम करना पड़ेगा। हिंदू बाबा, ओह, तो ये जानती है ये सब? कमाल साहब, नहीं, उसे अभी कुछ पता नहीं है। हिंदू बाबा, चलो ठीक है। वो दोनों बाहर आ गए। उस बाबा ने एक सफ़ेद साड़ी नुमा चादर भी आपा की तरफ बढ़ाई और कहा, इसे पहन लो, अमल शुरू होने वाला है, और एक तरफ इशारा किया जहाँ वाशरूम बना हुआ था। भी आपा वो कपड़ा लेकर पहनने चली गई। अरूसा, नहीं जनाब, वो पापा ने इजाज़त दी है पिकनिक की। दिलावर, वाह, ये तो गुड हो गया। वैसे मैंने तो पहले ही कहा था, आपके पापा कब मना करते हैं? अरूसा अस्मेली पेश भेजते हुए, जी जनाब, ये तो है। अरूसा इस पिकनिक पर जाने के लिए बहुत खुश और पुरजोश थी, मगर उसे कहाँ पता था कि वहाँ कितनी बड़ी आफत उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर वो दिन भी आ ही गया जब अरूसा को कैंपस के साथ पिकनिक पर जाना था। ग्रुप को दोपहर के वक़्त निकलना था और नाइट स्टे करना था। अगली सुबह नाश्ता करके फिर वापस घरों को आना था। वो लोग सब कैंपस के बाहर जमा होना शुरू हो गए। अरूसा और आरिफा कोस्टर में एक साथ ही बैठे थे। उनकी अगली सीट अभी तक खाली थी। अरूसा दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि दिलावर यहीं आकर बैठ जाए। इतने में दिलावर कोस्टर के अंदर दाखिल हुआ और अपना बैग ऊपर के खाने में रखते हुए उनसे आगे वाली सीट पर बैठ गया। कोस्टर में पुल आवाज़ में गाने चल रहे थे और सब लड़के लड़कियां बहुत खुशगवार मोड में अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी हाईवे पर थी और फिर एक सुनसान से इलाके में दाखिल हुई। वहाँ एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना हुआ था। दरवाजे पर पहुंचकर ड्राइवर ने हारन बजाया तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और 3 कोस्टर अंदर दाखिल हो गई। अब सब उतरकर अपना सामान लिए फार्म हाउस के वस में बने 4 कमरों की तरफ चलने लगे। फार्म हाउस काफ़ी बड़ी ज़मीन पर बना हुआ था, जिसमें चारों तरफ हरियाली थी और एक तरफ बाउंड्री वाल के साथ 3 वाशरूम बने थे। एक तरफ एक हॉल था और दरमियान में एक घरनुमा हेड था, जिसमें 4 कमरे और एक लाउंज था। दीवारों के साथ बड़े बड़े खजूर और नारियल के दरख्त लगे हुए थे, मगर वाशरूम्स वाली दीवार के साथ नीम के दरख्त लगे हुए थे। टीचर ने ताली बजाकर सब तालिब इल्मों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। सब मेरी बात गौर से सुने।
2 کمرے لڑکوں کے لیے ہیں اور 2 لڑکیوں کے لیے۔ مجھے کوئی بدتمیزی یا شکایت نہیں چاہیے۔ اور سب یس سر بولتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سب نے سامان رکھا اور لڑکے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ لڑکیاں پول میں کود گئی۔ عروسہ اور عارفہ بھی پول میں نہانے میں مصروف تھی۔ عارفہ اور دوسری لڑکیوں پر ہاتھ سے پانی اچھال رہی تھی۔ وہ لوگ تقریباً عشاء تک وہی نہاتے رہے۔ پھر لڑکے کھیل کر تک ہار کے آ گئے اور شور کرنے لگے کہ پول خالی کرو۔ اتنے میں تمام ٹیچر جو کرسیوں پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، انہوں نے کہا کہ اب سب باہر آ جاؤ، باربیکیو کرنا ہے۔ عروسہ اور باقی تمام لڑکیاں باہر نکلنے لگی۔ عارفہ اور عروسہ گیلے کپڑوں کے ساتھ چینج کرنے واش روم کی طرف جانے لگی۔ عارفہ نے بیگ سے ایک دوسرا جوڑا لیا اور پہلے واش روم میں گھس گئی چینج کرنے۔ عروسہ باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساتھ ہی فارم ہاؤس کی دیوار تھی جو کہ اتنی اونچی نہیں تھی۔ اندھیرا کافی ہو گیا تھا۔ عروسہ نے ایسے ہی اینٹ پر چڑھ کر باہر جھانکا تو کافی دور اسے 2 چمکیلی سی آنکھیں نظر آئی۔ وہ ڈر کر فوراً نیچے ہو گئی۔ پھر اسے گمان ہوا کہ شاید وہ اس کا وہم تھا، تو دوبارہ ڈرتے ڈرتے اوپر ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، بس دور ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا، شاید جس کے صحن کا بلب اتنی رات میں گف اندھیرے کی وجہ سے کافی روشن ہو رہا تھا۔ عروسہ اس گھر کو دیکھنے میں ایسی مگن تھی کہ عارفہ نے پیچھے سے آ کر ڈرانے کی انداز میں ہلایا تو وہ چونک کر چیخ اٹھی، عارفہ کی بچی، تم سدھرو گی نہیں؟ اور عارفہ بھاگتی ہوئی کمروں کی طرف آ گئی اور عروسہ اندر واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ ابھی اس نے اپنے گیلے کپڑے اتارے ہی تھے کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گور رہا ہو۔ اس نے روشن دان کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے کھام پھوٹی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔